गुड मॉर्निंग दोस्तों। बाजार ज्ञान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसको वारेन बफेट जी ने अपने 14 फाइनेंशियल रूल्स आप थंप जो लिए थे उससे रिलेटेड है। मैं आपको उनके 14 थंप रूल्स को पॉइंट बाय पॉइंट समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे मैं और अच्छा वीडियो बना सकूँ। इनका पहला पॉइंट है ग्रॉस मार्जिन ऑफ 14% और हायर। ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑफ हायर। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% से ऊपर होना चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट का मानना है। वो ऐसे ही कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 40% या उससे ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचने के बाद कॉस्ट कवर करके काफ़ी प्रॉफिट बचा रही है। हाई मार्जिन वाला बिजनेस में कंपटीटर का प्रेशर कम होता है या कंपटीशन का प्रेशर कम होता है। अगर आपका कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन है, हाई ग्रॉस मार्जिन कर रही है, तो कोई भी कंपटीशन प्रेशर झेल सकती है, किसी भी कंपटीशन का प्रेशर झेल सकती है आपका कंपनी। ऐसा वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन 40% या उससे ऊपर है तो अच्छा साइन है फंडामेंटल का। अब दूसरा पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE आप 15% और हायर। बफेट का मानना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 15% या उससे ज़्यादा हो, 15% से कम नहीं होना चाहिए। ROE बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, तभी ROE बढ़ता है। तो ROE का मतलब है कि ROE बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न कमा रही है। कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न कमा रही है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। मतलब एक इक्विटी पे कितना वो रिटर्न कमा रही है। 15% से ज़्यादा ROE स्ट्रॉन्ग बैलेंस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और इफ़िशियंटी बिजनेस का साइन है। 15% से ज़्यादा ROE अगर है तो जो मैनेजमेंट होते हैं और जो बिजनेस होता है कंपनी का वो स्ट्रॉन्ग होता है, तभी उसका ROE 15% से ऊपर जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़, तो मैं अभी आपको एक सीट वॉरेन बफेट का जो 14 फाइनेंशियल रूल्स ऑफ थंप है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस 14 थंप को आप फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नुकसान से बच सकते हैं फॉर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं ये जैसे ग्रॉस मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसका एक एक वीडियो पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब EPS। बफेट का कहना है कि जो EPS है कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रोइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल 10 हुआ, फिर दूसरे साल 9 हुआ, फिर तीसरे साल
8 हुआ, फिर चौथे साल 11 हुआ, फिर 9, ऐसे नहीं होना। कंसिस्टेंसली का मतलब होता है 10, फिर दूसरे साल 15, फिर तीसरे साल 20, 25, ऐसे ग्रोइंग होना चाहिए ईपीएस। ईपीएस का हर एक साल बढ़ने का मतलब है कि ईपीएस के हर एक साल बढ़ने का मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। इसलिए ईपीएस देखें, अगर ईपीएस हर एक साल किसी कंपनी का अगर बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग हो रहा है, तो कंपनी इन्वेस्ट के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से कम नहीं है, ऊपर है, ग्रॉस मार्जिन 40% से हायर है, तो ये कंपनियों का इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा साइन माना जाता है। अब हम आते हैं लो डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के पास कर्जा नहीं होना चाहिए, और यह हो तो डेप्ट में हो, लो में हो, लो में हो। डेप्ट अगर हो तो लो में हो, जैसे 0.1 या 0.2 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 1% है, 2% है, तो फिर वो अच्छा साइन नहीं माना जाता है। इसलिए कंपनी का जो लो डेप्ट हो वो लो हो। एडेक्यूट कैश फ्लो, एडेक्यूट कैश फ्लो का मतलब आप समझते होंगे कि जो कैश फ्लो है, कंपनी के पास अपने ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड देने के लिए अच्छा कैश फ्लो होना चाहिए। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डिविडेंड देने के लिए अच्छा कैश फ्लो होना चाहिए। या कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, नया बिजनेस या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उसके पास पैसा तो होना चाहिए। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, कैश फ्लो ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा। इसलिए कैश फ्लो तो उसके पास अवेलेबल होना ही चाहिए, ये देखना है हमें। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, 6 नंबर है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। एसेट ज़्यादा, लेवल्टीज कम होनी चाहिए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साइन है। देखिए, अगर किसी कंपनी का एसेट ज़्यादा है, यानी हर एक साल बढ़ रहा है, और लेवल्टीज कम हो रही है, लेवल्टीज मतलब उधारी, देनदारी, मतलब कंपनी अपनी एसेट को बढ़ा रही है और लेवल्टीज को कम कर रही है, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, तो ये भी देखना है। 7 नंबर है ए हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड पेमेंट। कंपनी ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है, इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है और शेयर होल्डर को रिवार्ड करती है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो ये तो है, जब वो प्रॉफिट में रहेगी, वो भी स्टेबल प्रॉफिट, तभी वो शेयर होल्डर को रिवार्ड दे पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती है तो वो प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं कर पा रही है। वो हो सकता है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हो, बट अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है। अगर कंसिस्टेंटली मतलब 3 साल या 5 साल में कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया हो शेयर होल्डर को, तो समझ लो कि वो प्रॉफिट में रही होगी, तभी वो दिया है। 8 में है मैनेजमेंट टीम दैट इज हॉनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट। देखिए, मैनेजमेंट का हॉनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप ट्रस्ट बर्थी और कैपेबल होना चाहिए। कंपनी का जो लीडरशिप है ना, वो ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, ठीक है ना। हॉनेस्ट मैनेजमेंट गलत अकाउंटिंग या फ्रॉड से बचाता है। देखिए, अगर मैनेजमेंट हॉनेस्ट है तो वो तुमको गलत चीज़ें नहीं बताएगा या गलत चीज़ें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अपने कंपनी को हॉनेस्ट की तरह चलाएगा और आगे ग्रो करेगा। अभी अगर हम किसी की कंपनी में अपना शेयर होल्ड किए तो समझ लो उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके हम भी पार्टनर्स हैं। तो अगर वो मैनेजमेंट ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो इसका मतलब कि बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अब हम आते हैं 9 नंबर में, ए बिजनेस दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो, परफेक्ट
कहते हैं कि सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बफेट जो हैं वो कहते हैं कि सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बफेट भी सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो इजीली समझ में आ सके। कॉम्प्लेक्स बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। बफेट का कहना है कि जो बिजनेस तुमको समझ में आए उसी में इन्वेस्ट करो, कॉम्प्लेक्स बिजनेस में नहीं। समझ में आने का मतलब बिजनेस ये है कि जैसे तुम रोज़मर्रा का चीज़ यूज कर रहे हो डेली का, जैसे सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो तो कोलगेट हो गया, नहाने के लिए साबुन, फिर खाने वाला चीज़ जैसे मैगी वगैरह हो गया या जो भी प्रोडक्ट है, तो ये बिजनेस तुमको समझ में आ रहा है क्योंकि तुम यूज कर रहे हो। तो जो बिजनेस समझ में आए, ए बिजनेस दैट इज ए ईजी टू अंडरस्टैंड, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बफेट मना करते हैं। 10 नंबर है, ए बिजनेस दैट इज ए नॉट साइक्लिकल। साइक्लिकल बिजनेस इकोनॉमी के ऊपर नीचे होते हैं। साइक्लिकल बिजनेस का मतलब है जैसे जो सीजन में चलते हो, एयरलाइन, स्टील, ऑटो, ये सब साइक्लिकल बिजनेस है। जैसे इकोनॉमी या कोई न्यूज आए तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। नॉन साइक्लिकल बिजनेस स्टेबल होता है। नॉन साइक्लिकल बिजनेस में जैसे अपना फूड हो गया, जैसे फूड में हमारा खाने वाला आइटम हो गया, जैसे एचुअल हो गया, पीडीलाइट हो गई और आईटीसी हो गया, ये सब नॉन साइक्लिकल बिजनेस है क्योंकि ये हमेशा चलने वाली है। साइक्लिकल नहीं है कि सीजन में आया, सीजन में माल बिक गया तो मार्केट ऊपर चला गया और जब सीजन डाउन हो गया तो मार्केट नीचे चला गया। ये कोई इकोनॉमी में कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ तो मार्केट नीचे आ गया, या कंपनी का जो शेयर है वो डाउन हो गया। ऐसे में इन्वेस्ट करने के लिए बफेट की राय नहीं है। अब हम आते हैं ए बिजनेस दैट हैज ए मोट। अगर आप लोगों का मोट के बारे में रहेगा तो मैं एक मोट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। 11 पॉइंट है इनके फाइनेंशियल लिटरेसी में बफेट का कि बिजनेस दैट हैज ए मोट। ए बिजनेस दैट हैज ए मोट, मोट का मतलब है कम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, नेटवर्क, लो कॉस्ट, इट्स वगैरह वगैरह, जो भी कंपटीटर को एंट्री लेने से रोकता है। जैसे ब्रांड वैल्यू हो गया, जैसे एचुअल का ब्रांड वैल्यू हो गया मैगी, अब कोई मैगी तो बना नहीं सकता, ठीक है ना, तो ये दूसरे कंपटीटर को एंट्री लेने से रोकता है। पीडीलाइट का जैसे फेविकोल हो गया, कोई फेविकोल बना नहीं सकता। लो कॉस्ट में जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट लो कॉस्ट करती है, लो कॉस्ट आइटम सेल करती है, तो ये हो गया मोट। तो ये भी देखना है हमें कि कोई कंपटीटर को एंट्री लेने से कौन सा कंपनी रोक रही है, जिसका कोई कंपटीटर नहीं हो सकता है जिसके ब्रांड का, वो भी हमें ध्यान में देना होगा। 12 नंबर है बिजनेस दैट इज अंडर वैल्यू। शेयर प्राइस अपने एक्चुअल वैल्यू से कम हो, इससे बफेट चीप में अच्छा बिजनेस खरीद पाते हैं। ये अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि ये जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसका जो है वास्तव में जो मूल होता है कंपनी का वो होता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तो हमें शेयर को ख़रीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है तो उसको ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो इनका 12 नंबर पॉइंट यही कहता है कि बिजनेस दैट इज अंडर वैल्यूड। शेयर प्राइस अपने एक्चुअल वैल्यू में होना चाहिए, तभी शेयर खरीदो, चीप में शेयर खरीदो और
ज़्यादा में बेचो, ऐसा इनका कहना है। बिजनेस दैट यू आर कंफर्टेबल ओइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। ऐसा बिजनेस चूज करें जो आप 10 से 20 साल तक रख सकते हैं बिना टेंशन के। मतलब ऐसा नहीं रहे कि आप इन्वेस्ट कर दिए और उसको 1 साल या 6 महीने में आप सेल करो, अगर मार्केट डाउन चला गया तो आप उसको टेंशन में लिए घूम रहे हो। नहीं, आप अच्छा बिजनेस, ये आप जो 12 पॉइंट है, इनका 12 पॉइंट अगर आप किसी कंपनी में आप चेक लिस्ट कर लिए तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब 14 नंबर है, डोंट बी अफ्रेड टू वर्क अवे फ्रॉम ए डील। अगर कोई डील फिट नहीं हो रही तो फोमो में मत आइए, पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। इनका कहना है कि अगर मान लो ये 13 पॉइंट अगर आपके उसमें फिट नहीं हो रहा है तो फिर आपको फोमो में आके कोई शेयर नहीं लेना है, पेशेंस करना है कि ये 13 पॉइंट आपको कब मिले। ये 13 पॉइंट का आप चेक लिस्ट बना लीजिए और इस चेक लिस्ट में जब भी आपकी कंपनी बैठता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैं नेक्स्ट सीरीज भी लाने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड ही, जो कि आपको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा और लॉस से बचा सकता है। अगर आप ये पॉइंट्स आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपका लॉस होगा, क्योंकि इसमें आपका अच्छे कंपनी आप चूज कर सकते हैं। धन्यवाद।